नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय से चर्चित है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का बाद में क्या रिजल्ट निकलता है, क्या घोटाला माना जाएगा या क्या होगा इसके अंदर, ये अभी जांच चल रही है। और ये जो बैंक है, सुप्रीम कोर्ट के रेडार पर आ चुका है। आज हम इसकी शेयर की बात करेंगे और इस पूरी बैंक की कहानी जानेंगे इसी वीडियो में, जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम इसका थोड़ा डेटा जान लेते हैं। डेटा बहुत बढ़िया है, ये ज़रूर जान लीजिए। तभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही करीब 745 रुपये के आसपास। इसका हाई रहा है अभी 788 रुपये का हाई रहा है, जो कुछ दिन पहले ही ये शेयर उस लेवल पर पहुंचा था। ये वो शेयर रहा है कि इसके अंदर वर्षों तक लोग जो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में काफ़ी सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था। इसमें एक बहुत स्लो बढ़ने वाला बैंक में से एक तक, खासकर शेयर की बात कर रहे हैं हम। जब ये 200, 250, 300 के आसपास घुमा करता था, उसमें भी ये होता था कि मतलब अगर अभी भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा। आप में अगर पेशेंस नहीं है कि मैं लंबे 2, 4, 5 साल, 10 साल के लिए इंतजार कर सकता, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फ्लक्चुएशन ज़बरदस्त आता है इसके अंदर, इस शेयर में। 2020 में गिरते गिरते 150 रुपये तक आ गए थे, बता दूं मैं आपको, क्योंकि 400 रुपये से गिरते गिरते 150 आ गया था। हालांकि इसमें जिस भी लेवल पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो इसमें कमाया ही होगा। केवल उनने नहीं कमाया जिन्होंने 788 में इन्वेस्ट किया, उसको अभी लॉस में है, वो करीब 40 रुपये पर शेयर के लॉस में है। लेकिन जिन्होंने अगर इसके पहले इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी साल में, चाहे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, तो सभी अभी प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम जानते हैं इसका डेटा क्या है। तो 745-46 रुपये इसकी प्राइस है, और मार्केट कैप करीब करीब इसका 6,67,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। रेवेन्यू 1,18,000 करोड़ का रेवेन्यू आया, और करीब 10,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। देश भर में इसकी 22,000 ब्रांचेस है, और करीब करीब 60,000 के आसपास इनके 65,000 के आसपास इनके ATM हैं। दुनिया के 31 देशों में इनका कारोबार है, ब्रांच है दुनिया के 31 देशों में। ये दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों में से एक माना जाता है। और हमारे देश में ये है कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बैंक ये रहा है, अभी भी ये है। करीब 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं इसके अंदर। और रही बात इसके अंदर जो शेयर की बात करते हैं हम, तो इसमें जो लिस्ट होने के बाद में, ये 1995 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब से इन्होंने, इस बैंक ने अपने निवेशकों को हर बार डिविडेंड जरूर दिया है। डिविडेंड देती है, अच्छा खासा डिविडेंड, कभी 5 रुपये का, कभी 10 रुपये का। भी लास्ट जो रेवेन्यू इन्होंने डिविडेंड दिया था वो करीब 11 रुपये का डिविडेंड था। बोनस नहीं देती है बैंक, किसी को बोनस नहीं दिया था, मतलब बोनस शेयर धारकों को। शेयर स्प्लिट जरूर हुआ, एक बार स्प्लिट हुआ है, ये 10 रुपये फेस वैल्यू होकर 1 रुपये रह गई है। इस बहाने से अगर कह सकते हैं, जिसने भी अगर IPO में पैसा लगाया को 95 में, तो उसके 10 शेयर बन चुके हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना कि इसके अंदर जिसने भी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, उसने ही कमाया होगा। और आप भी अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते तभी भी आप इसमें कमा पाओगे। तो ये मैंने डेटा बताया इसके अंदर। अब आ जाते थे इसकी कहानी के ऊपर कि बैंक कहाँ से क्या है, और क्यों ये बैंक देश का जाना माना है बैंक बन चुका है। तो ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, आप जरूर ध्यान रखिए। ये सरकारी क्षेत्र का बैंक है, जिसको कहा जाता है PSU बैंक। तो 1800-1900 के आसपास में जॉन मेनार्ड किंग, इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। जॉन मेनार्ड किंग ने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले बैंक का नाम रखा था बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद नाम बदल कर दिया बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर लास्ट में नाम बदल के कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। उसको बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1921 में, सन 1921 में इसका नाम बदल कर दिया इम्पीरियल बैंक, और इसी नाम से बैंक चलता रहा, काफ़ी सालों तक चलता रहा। यहाँ तक कि देश आज़ाद होने के बाद भी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से चलता रहा। ये जब भारत
आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में जब भारत सरकार बनी तो भारत सरकार ने इस बैंकों को अपने अधीन में लिया और 1955 1955 इसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तब से बैंक इसी रूप में चला आ रहा है, इसी नाम से चला आ रहा है। और कई बैंक जो उस समय क्या था, देश आज़ाद होने के बाद में कई जो निजी बैंक थे जो लोग चला रहे थे, तो सरकार ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसमें कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस बैंक में मिला दिया। अभी ध्यान रखिए कि बैंक भारत सरकार का बैंक और सबसे प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, प्रॉफिट देने वाला बैंक है, ये कमाई देने वाला बैंक है। अब हम आ जाते हैं इसकी चर्चा के ऊपर कि ये चर्चित क्यों है अभी। तो पहले क्या होता था कि जितने भी जब चुनाव की बात करते हैं हम, तो चुनाव में क्या होता था कि उद्योगपति, बिजनेसमैन वगैरह से पार्टियां चंदा लेती थी, नेता भी चंदा लेते थे। लेकिन उसमें क्या था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी इस तरह की कोई भी नेता वगैरह किसी भी उद्योगपति को चमका के धमका के उनसे पैसा लेते थे चुनाव के नाम पर, चुनाव पार्टी फंड के नाम पर। उसमें से क्या करते थे कि आधा पैसा आप जेब में रख लेते थे और आधा पैसा पार्टी के फंड में जाता था, और ये पता ही नहीं चलता था कि पैसा किसने दिया, क्या दिया वगैरह। एक तरह से कह सकते हैं कि एक पारदर्शिता कमी थी उसके अंदर, और ये बरसों से चला आ रहा। देश आज़ाद होने के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में नेता और उद्योगपतियों से भी लेते। कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनसे भी उगाही करते हैं चुनाव के नाम पर, ताकि उनको कुछ प्रोटेक्शन मिले। तो इसी को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो होते हैं, इसमें क्या था कि जिसको भी अगर अपना पार्टी को चंदा देना है तो वो एक बैंक में जाएगा, पैसे जमा करेगा और उससे एक बॉन्ड खरीद लेगा, और वो बॉन्ड जाके पार्टी को दे देगा। पार्टी उस बॉन्ड को कैश करा लेगी, और ये 15 दिन का टाइम पीरियड होता है कि जिसने भी अगर बॉन्ड ले, चाहे 1000 रुपये, मिनिमम प्राइस 1000 रुपये थे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। तो उसमें क्या था कि बॉन्ड खरीदने के बाद में कई उद्योगपतियों ने इन्होंने अपने बॉन्ड खरीद के पार्टियों को चंदे के रूप में दे दिए और पार्टी ने उनको बुना ली है। इसमें यह था कि करीब 20,000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आए थे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। इसमें से बताते थे करीब 6,000 करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी को मिले, और बाकी 14,000 करोड़ रुपए थे वो दूसरी पार्टियों को मिले। तो इसमें सबसे बड़ा लोचा कहाँ पर निकल के आया है कि जिन्होंने पैसा दिया, मतलब बॉन्ड खरीदे, तो कई सारे जो ऐसे जो उद्योगपति सामने आए, ऐसी कंपनियां सामने आई कि जिनका मार्केट के 1 करोड़ का भी नहीं था, और उन्होंने 20-20 करोड़ और 100-100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो ये लफड़ा, ये जो बन के आया है, जो बड़ी है, ये इस चीज़ मुसीबत बन गई कि जिसका अगर मार्केट के भी इतना नहीं, जिसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, जिसका कोई आता पता नहीं, वो 100-100 200-200 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद रहे हैं और पार्टियों को कैसे दे रहे हैं। यहीं पर एक समाज सोशल एक्टिविटीज़ और एक पत्रकार है कि उन्होंने मिलके मतलब इस मामले को सामने लाया और खुद ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के सामने लाया कि इसमें क्या लोचा चला है। सरकार का दावा था कि पूरी तरह पारदर्शिता इसके अंदर रखी गई, लेकिन पारदर्शिता की कमी नज़र आई सुप्रीम कोर्ट को और कुछ लोगों को, जिन्होंने इसकी मतलब जो आरटीआई के द्वारा जो सूचना निकाली उसके अनुसार लाया कि शायद इसमें अंदर बहुत बड़ा लोचा चल रहा है। हुआ क्या था कि होता क्या था कि कई कंपनियां अगर 1 नंबर में पैसा देती है, क्योंकि ये जो बैंक का पैसा जमा होता है ये 1 नंबर में होता है, तो जिसने भी अगर पैसा देगी तो क्या होगा कि वो जो उनकी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा कि हमने इस पार्टी को इतना पैसा दिया है, चाहे 100 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया, 500 करोड़ दिया, तो सब उनकी बैलेंस शीट में शो होगा और इससे उनकी बैलेंस शीट बिगड़ने का खतरा था। तो ऐसी जो कंपनियों ने क्या किया कि खुद ने बॉन्ड न खरीद के किसी दूसरी कंपनी, जो शेल कंपनियाँ होती है, तो उनको पैसा दे दिया और उनके द्वारा मतलब बॉन्ड खरीदे और पार्टियों में जमा करे। यानी कि जो देने वाली जो बड़ी कंपनियां थी, जब नाम नहीं बताऊंगा मैं, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो सामने नहीं आना चाहती थी कि हमने किसी पार्टी को पैसा दिया, तो उन्होंने दूसरे के द्वारा मतलब क्या है कि इसको ये कह सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना है 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के। अब ना तो आपकी इतनी एसेट है और नहीं आपके वो है, आपके पास इतना पैसा है, तो क्या होता है कि आपने को किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया कि तुम 500 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, हम देंगे पैसा, लेकिन वो बॉन्ड तुम्हारे नाम से होंगे। ये समझ लीजिए, मतलब देने वाले, पैसा देने वाली कोई और कंपनी है, लेकिन बॉन्ड आपके नाम से होगा। वो बॉन्ड खरीदने के बाद में आप उस व्यक्ति को दे देंगे, उस कंपनी को दे देंगे, ये बॉन्ड मैंने खरीदा, फिर ये बॉन्ड जाके पार्टी में जमा हो जाएगा।
यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि पार्टी को आपने पैसा दिया, न कि उस कंपनी को, क्योंकि बैंक में जो डेटा जाता है वो आपके नाम से जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी इसके अंदर की, जो बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड के ऊपर किसी का नाम नहीं होता है इसके अंदर, देने वाले का नाम नहीं होता, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम नहीं होता, केवल एक डेट होती है और उसमें एक मतलब केवल डेट उसके अंदर शो होती है, नाम वाम कुछ भी नहीं होता उसके अंदर बॉन्ड के ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या था कि जो हिडन एक मतलब ऐसे जो जो अल्ट्रावायलेट किरण से उसको देख सकते हैं, एक नंबर होते हैं इसके अंदर, आईडी नंबर कह सकते हैं, जिसको कहते हैं यूनिक नंबर। वो यूनिक नंबर आसानी से नहीं दिखते, साधारण लाइट में दिखेंगे, ऐसे में दिखेंगे, उसको एक फोरेंसिक जांच वगैरह करा उसी में दिखते हैं कि उसके अंदर सब निकल के आता है कि इसका यूनिक नंबर क्या है और ये किस व्यक्ति ने खरीदे है। तो वो जो जांच, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SBI से जो जानकारी मांगी है, तो SBI ने जानकारी तो दे दी, ये जानकारी तो दे दी है कि ये इतने लोगों ने मतलब ये बॉन्ड खरीदा, मतलब इतना पैसा आया कब बैंक में, इतनी पार्टियों को गया, ये तो सूचना दे दी है। लेकिन किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा और कहाँ से आया, ये जानकारी उस यूनिक नंबर से पता चलती है, जो कि यूनिक नंबर बैंक ने अभी तक दिए नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का दबाव यही है कि आप वो यूनिक नंबर पहले हमें दो, ताकि हम यूनिक नंबर से पता करें कि पैसा किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे हैं और उसके पास ये पैसा आया कहाँ से। क्योंकि मान लो कि अगर 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और आपके नाम से जारी आ रहे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये 500 करोड़ रुपये कहाँ से आए। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा जिसने आपको 500 करोड़ रुपये दिए। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको जो पैसा दिया 500 करोड़ रुपये, उसका कोई रिकॉर्ड में नहीं है, आपके पास कोई सबूत ही नहीं कि उसने चेक से नहीं आपको कैश दिया है। चेक देता तो चेक से सबूत हो जाता कि चेक से वहाँ से पैसा आया। तो नगद पैसा दिया तो नगद पैसा कोई सबूत, जो जिसने आपको 500 करोड़ रुपये दिए वो नकार सकता है कि भाई मैंने तब दिए ही नहीं पैसा, हमने तो एक पैसा नहीं दिया, इसने अपनी मर्जी से खरीदोगे। तो वहाँ पर आप लपेटे मानोगे आपने 500 करोड़ रुपये कहाँ से लाए और कैसे आपने चंदा दिया। तो इससे क्या होगा कि आप लपेटे में आ जाऊँगा इसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर ये SBI का जो मामला चल रहा है इसके अंदर, कि SBI केवल देश में एक ही मात्र बैंकों को अधिकृत किया था, SBI को, और SBI के पास ये पैसा जमा हुआ है। अब क्या होता है कि अगर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर बहुत बड़ा घोटाला, जिसकी चांसेस संभावना मतलब खबरें ऐसी आ रही है कि अगर ये देश का सबसे बड़ा घोटाला जाहिर होता है, निकल के आता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ED द्वारा पार्टियों को धमकाया गया, वहाँ से पैसा आया और पैसा आके बैंक के द्वारा पार्टियों को फंड के रूप में गया है। तो यहाँ पर क्या, अगर ये घोटाला साबित हो जाता है, जिसकी एक संभावना बन रही है, अगर घोटाला साबित हो जाता है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लपेटे में आ जाएगा, 100% चांसेस है। एक से तो बैंक कह देगी हमने तो वो काम किया जो सरकार ने किया था, हमारे को इसमें, हमने इसमें एक पैसा भी नहीं खाया, जितना पैसा बैंक सरकार ने कहा था बैंक हमारे पास पैसा है, हमने पार्टियों को खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। तो बैंक अगर ये जो लॉजिक है कि हमारे इसमें कोई रोल ही नहीं है, लेकिन एक जो हमारे जो देश का कानून एक बात अलग बात कहता है कि चाहे आप चोरी करो या मत करो, लेकिन आप चोरी करने में सहयोग देते, साथ देते, तो आप भी बराबर के गुनाहगार होते हैं। तो ये जो घोटाला सरकार द्वारा अगर किया गया माना निकलता है, तो इस घोटाले में उस पैसे को कलेक्शन करने में बैंक का हाथ रहा, बैंक ने भी सहयोग दिया है, इस कारण ये बैंक लपेटे में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, आप चोरी मत करो, लेकिन आपने अगर सहयोग किया उसके अंदर, उस पैसे को लेन देन में किया, जैसे पहले हवाला वगैरह में होता था ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक बेरामी से पैसा आता था, तो यहाँ पर इस कारण ये बैंक लपेटे में आ सकता है। और बैंक अगर लपेटे में आया कि आपने इस घोटाले में सहयोगी रहा है, बहुत बड़ा सहयोगी रहा, 20,000 करोड़ कोई कम नहीं होते हैं, कि देश है भारत सरकार के एक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो बड़ा घोटाला है और घोटाले में बैंक सहयोगी रहा है, तो बैंक के ऊपर कुछ भी एक्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगर ये हुआ तो ये मान के चलिए कि जिसका जो शेयर है, शेयर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ता है शेयर के ऊपर, तो ये मान के चलिए कि इसका शेयर वापस नीचे जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है, क्योंकि फिर सब जांच होती है एक बार, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तब बैंक का कोई इसके ऊपर किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। तो यहीं पर अब सारा जब कुछ होगा, क्या होगा, ये मामले बढ़ेंगे, सब सामने आएगा, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, या सारे मामले दब जाएंगे, या ये खबरें आना बंद हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर इन्वेस्ट किया हुआ है इस स्टॉक में, तो आपको ध्यान रखना है, खबरों पर बहुत ध्यान रखना है क्या होता है। जब भी इसमें कोई बड़ा अगर डाउनफॉल आता है तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, इसका लो भी रहा है 150 रुपये का, जो कि 2020 में मार्केट जब क्रैश हुआ था, तो कहीं ऐसा ना कि वापस से 150 पर चले जाए।
तो ये ज़रूर ध्यान रखना। आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं एक नए शेयर के बारे में जानकारी, नई कंपनी की जानकारी के लिए। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्त।